ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे। छोटी छोटी कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, खेतों में लहराती फसलें और शाम को दरख्तों पर बैठे परिंदे। ऐसे ही पुरसुकून गांव में रहता था एक मेहनती किसान, जिसे सब हाजी साहब के नाम से जानते थे। हाजी साहब की जिंदगी खेतों और मेहनत से जुड़ी थी। सुबह होते ही वो वुजू करके फजर पढ़ते, फिर अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल जाते। उनकी कमर झुकी हुई थी, मगर हाथों में ताकत अब भी जवानों जैसी थी। हाजी साहब के दो बेटे थे। बड़ा बेटा इकराम नरम दिल, नेक और मेहनती। छोटा बेटा साजिद जिद्दी, बिगड़ा हुआ और काहिल। अकरम खेत में बिलों के साथ हिल चला रहा है। पसीना बह रहा है, लेकिन चेहरे पर सुकून है। इधर साजिद दरख्त के नीचे बैठा दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा है। जिंदगी छोटी सी है यार, खाने पीने और मौज उड़ाने के लिए ही है, बाकी सब दिखावे की बातें हैं। बिल्कुल, दुनिया किसने देखी है, बस आज का दिन अपना होना चाहिए, कल का क्या पता। तो फिर मानता है ना, सच्ची खुशी बस शराब, सिगरेट और आजाद जिंदगी में है। मानता क्या यार, यही तो मेरा उसूल है। सब कहते हैं मैं बिगड़ा हुआ हूं, पर मुझे तो यही बिगाड़ मजा देता है। भाइयों, ये क्या बातें लगा रखी हैं? खुशी अगर सिर्फ शराब और सिगरेट में होती तो दुनिया के बड़े आदमी सब शराबी होते। असल मजा तो कामयाबी में है, अपने माँ बाप को फख्र कराने में है। अरे भाई, तू हमें सबक दे रहा है क्या? उस्ताद साहब आ गए। हाँ यार, बता दो हमें भी, कौन सी दुआ पढ़ें कि नशा ठीक हो जाए। मजाक मत उड़ाओ, मैं तुम दोनों को गाली नहीं दे रहा, मैं खौफ से कह रहा हूँ। तुम्हें पता भी है ये रास्ता कहाँ ले जाता है। हाँ, खौफ? ओ भाई, हमको खौफ होता तो तुम्हारे पास आते ही ना होते। तुम्हें लगता है हम तुम्हारी बात मानेंगे? चलो यार, तुम कभी जवानी की मौज समझ ही नहीं पाए। तुम हमेशा सबको संभालने की बात करते हो। मैं संभालने की बात तब करूंगा जब तुम्हें अपनी जिंदगी अहम लगे। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, घर वाले और तुम्हारा खुद का मुस्तकबिल अहम हो, मजाक नहीं। अरे, इसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई, कल का रोटी कौन देगा? पहले आज का मजा लो। मैं मजाक नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तुम ठीक रहो। अगर तुमने सुनी इन सुनी की तो मैं तुम्हारे सामने चुप बैठ जा ऑब्जर्वेशनल लाऊंगा, लेकिन दिल में ये दुख संभाल कर नहीं रहता। अच्छा, जब तुमने दुख कहा तो हम हंस पड़े। दुख तो सबके पास है। दुख सबके पास होता है, मगर हर दुख का इलाज शराब नहीं होता। तुम जो आज करेंगे वो कल तुम्हारे साथ रहेगा। उस्मान उन दोनों को लाख समझाता है, लेकिन वो उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं। इधर हाजी साहब और अकराम पूरा दिन सख्त मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं और शाम को थके हारे घर वापस आते हैं। घर पहुंचते हैं तो आगे का मंजर देखकर रुक जाते हैं। साजिद जमीन पर ही सोया हुआ है। हाजी साहब चूम कर अकराम को देखते हैं और अफसोस भरे लहजे में कहते हैं, साजिद,
इसे उठाओ और बिस्तर पर लिटा दो। पता नहीं क्या हो गया है इस बच्चे को। या अल्लाह, इसे हिदायत दे। अब्बा, आप फिक्र न करें, मैं कल सुबह भाई को खुद काम पर लेकर जाऊंगा। रात होते ही सब सो जाते हैं, लेकिन हाजी साहब को नींद नहीं आती। अगली सुबह जब इकराम साजिद को काम का कहता है, चलो भैया, काम पर चलें। आज थोड़ा सा ही काम है। काम फिर? और मैं? हाँ हाँ हाँ, ओए छोटे, मैं शहर जाऊंगा। शहर? हाँ हाँ हाँ। और हाँ, आइंदा मुझे काम का ना बोलना, ठीक है? खेती करूंगा, वो भी मैं। हाँ हाँ। चलो इकरम बेटा, ये नहीं सुधरेगा। हाजी साहब और इकराम खेती करने के लिए निकल जाते हैं। हाजी साहब और इकराम हमेशा की तरह आज भी अकेले ही खेती कर रहे थे, लेकिन हाजी साहब के चेहरे पर एक अजीब सी फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। हाजी साहब अपने दिल ही दिल में सोच रहे थे, इस साजिद का कुछ करना पड़ेगा। कैसे कटेगी उसकी सारी जिंदगी? आज शाम को उसका कुछ करता हूँ। उधर दूसरी तरफ साजिद, साजिद, चला जा भाई, चाय पीने चलें। आया भाई आया, रुको जरा। अबे, आज चाय का मूड नहीं है, दारू पीने का मूड है। क्या बोलता है? अबे दारू? सुबह सुबह के वक्त कौन दारू पीता है? चल भाई, फिर चाय ही पीते हैं। साजिद और उसका दोस्त चाय पीने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों बहुत खुशी खुशी जाते हैं। शाम को जब हाजी साहब घर आते हैं तो सामने का मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज साजिद घर पर नहीं था। साजिद, अकराम तुझे कुछ बता कर गया था कि वो कहीं जा रहा है। शाम होने को आई है, लेकिन ये लड़का अभी तक घर नहीं आया। इसे मैं सुबह ही शहर भेज देता हूँ। यार, मैं तो तंग आ गया हूँ रोज रोज की चिक चिक से। अगर अब्बा ने शहर न भेजा तो फिर मैं खुद ही निकल जाऊंगा। अबे निकल क्या जाएगा, आज ही निकलते हैं, क्या बोलता है? अबे नहीं भाई, अब्बा को बस एक और बार कहूंगा, माने तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, फिर खुद ही चले जाएंगे। रात हो जाती है। रात हो जाती है। साजिद सो जाता है, लेकिन हाजी साहब इकराम का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हाजी साहब को कदमों की आवाज आती है। हाजी साहब गुस्से से इकराम को घूरते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, ये क्या वक्त है घर आने का? कहाँ से आए हो? बोलो, कहाँ से आए हो? जरूर उस रेहान की बिगड़ी हुई औलाद के साथ गायब हुए थे ना? और हाँ, इस वक्त करते क्या हो उसके साथ? 1000 बार मैंने कहा है कि हमारे साथ खेती करो, लेकिन नहीं। नवाब साहब शहर जाएंगे। वो छोटा भी तो है ना, तुमसे छोटा है, लेकिन मेरे बोझल कंधों का बोझ उसने उठाया हुआ है। मैं प्यार से समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आती। बस उस रेहान के बिगड़े हुए बच्चे के साथ उठना बैठना ही रह गया है। भाई साहब का चांद के साथ ही थे ना तुम? अकराम झुंझलाकर जवाब देता है,
हाँ अब्बा, मैं चांद के साथ ही गया था। और एक बात, वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। और वैसे भी अब मैं जवान हूँ। क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो आप मेरा इंतजार करते रहें? ये सुनकर हाजी साहब मजीद संजीदा हो जाते हैं और फैसला को लहजे में कहते हैं। मैंने आज तय कर लिया है कि कल सुबह होते ही तुझे शहर भेज दूंगा। अब सो जा, वक्त बहुत हो चुका है। कल सुबह होते ही चौधरी सलीम साहब से तेरे शहर जाने की बात करता हूँ। अगली सुबह होते ही हाजी साहब चौधरी सलीम और फला के पास जाते हैं। चौधरी साहब, आपसे एक बात करनी थी। चौधरी मुस्कुराकर बोलते हैं। हाँ हाँ बोलिए हाजी साहब, क्या बात है? सब खैरियत है ना? हाजी साहब कुछ ठिजकते हुए कहते हैं। फुल्ला बेटे, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। 1-2 माह में वापस कर दूंगा। दरअसल मेरा बेटा इकरम शहर जाना चाहता है। आप फिक्र न करें, मैं वादा करता हूं कि 1-2 माह में सारे पैसे वापस कर दूंगा। चौधरी हंसते हुए बड़े तपाक से जवाब देते हैं। अरे हाजी साहब, ये तो कोई बात ही नहीं। क्या हुआ? आप जैसे मेहनती और ईमानदार किसान के लिए पैसे क्या है? आप जो चाहे ले जाएं। ये सब कुछ आप गांव वालों का ही तो है। हाजी साहब दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा करते हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आ जाती है। जेब में पैसे रखकर वो खामोशी से वापस घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते भर उनके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून की झलक दिखाई देती है। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार हाजी साहब अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दिल में शुक्र, चेहरे पर सुकून और कदमों में ठहरा हुआ वकार। रात हो जाती है, सब सो जाती हैं। सुबह होते ही हाजी साहब और इकराम शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तांगा रेढ़ी पर रेलवे स्टेशन की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद स्टेशन आ जाता है। हाजी साहब और इकराम ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में ट्रेन आती है। इकराम बैठता है और चला जाता है। हाजी साहब भी वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इकराम शहर पहुंचता है। शहर आते ही वो काम की तलाश में हाजी साहब के करीबी दोस्त वर्मा जी के पास जाता है और निहायत अदब व एहतराम के साथ उनसे गुफ्तगू करता है। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आओ आओ, तुम हाजी साहब के बेटे हो ना? जी अंकल, मैं हाजी साहब का ही बेटा हूँ। बिलाल नगर गांव से आया हूँ। अच्छा बेटा, सफर कैसा रहा? सब खैरियत रही ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह सफर अच्छा रहा। बस अबू ने लोकल ट्रेन का टिकट करवाया था, इसलिए थोड़ा सा थक गया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए पीछे एक छोटा सा बेडरूम बनाया हुआ है, जाओ वहां आराम कर लो। जी अंकल। लेकिन बेटा पहले कुछ खा पी लो, सफर से आए हो, भूख लगी होगी। नहीं नहीं अंकल, भूख तो महसूस नहीं हो रही, बस कुछ थकन सी है। अच्छा, मैं जरा आराम कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, तुम आराम कर लो।
सुबह जब उठोगे तो मैं तुम्हें सारा काम तफसील से समझा दूंगा। बाकी काम तो तुम्हारे सामने ही है। ये बेकरी का काम है। इधर फ्रीजन चिकन और सब्जी भी हम बेचते हैं। सुबह ये जो लड़का पीछे खड़ा है ना, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। हाजी साहब कह रहे थे कि तुमने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। खैर कोई बात नहीं। चलो ठीक है बेटा, अब तुम आराम कर लो। जो बात मुझे तुम्हें समझानी थी वो मैंने समझा दी। बाकी जो कुछ पूछना होगा सुबह इस लड़के से पूछ लेना। अच्छा बेटा, आराम करो। इकराम बिस्तर पर पहुंचता है और कमरा देखकर दंग रह जाता है। कमरे की दीवारें संगे मरमर की तरह चमक रही होती हैं। अरे ये क्या है भाई? ये कमरा है या कोई महल? क्या कमरा है भाई? उधर अब्बा ऐसे ही मुझे खेती बाड़ी में लगाए रखते थे। मुझे पता था कि मैं खेती करने के लिए नहीं बना। मैं तो ऐसे ही महल के काबिल हूँ। अकरम कमरे को देखकर बेहद खुश होता है। कमरे की खूबसूरती बेमिसाल थी। देहात का रहने वाला अकरम ऐसे कमरे को देखकर जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। अकरम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में खुशी की एक अनोखी चमक झलक रही थी। अकरम घोड़े बेचकर सो जाता है और ख्वाबों में खो जाता है। अगली सुबह मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं सिर्फ 2000 रुपए ही दूंगी और आपने भी बात टाल दी थी, लेकिन आज तो आप सीधा 4000 फी किलो बता रहे हैं। ये क्या माजरा है? कल तो आप हाँ में हाँ मिला रहे थे। अरे बाजी, खुदा गवाह है, मैंने कल भी आपको 4000 ही कहा था। बस आपको सुनने में गलतफहमी हो गई। सोच लें, पूरी मार्केट में कौन 2000 में माल दे रहा है? हमारा रेट तो बाकियों से बेहतर है। अभी मार्केट में 4500 तक जा चुका है। आप चाहें तो 4000 में हमसे ले जाएं। ओहो, तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे खानों से सुनाई नहीं देता? नो नो बाजी, मैंने ऐसा कब कहा? अल्लाह ना करे कि मैं आपको कुछ ऐसा कहूं। आप हमारी पुरानी गाहक हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि रेट आपने ही गलत सुन लिया था। अच्छा, तो सारी गलती मेरी है। आप बिल्कुल सच्चे हैं। चलें भाई, अब ना आपकी बात मानती हूँ ना अपनी। सीधी सीधी 2500 रुपए दूंगी। बाकी जो झूठ आपने कल बोला था उस पर पर्दा डाल देती हूँ। लेकिन मान लीजिए मैं फिर भी 500 रुपए ज्यादा दे रही हूँ। वाह बाजी, आप भी बड़ी जबरदस्त सौदेबाज हैं। मैं मान गया कि आप बहस में हम सबको हरा देती हैं, लेकिन सच कहूं तो 2500 में तो मेरा गुजारा ही नहीं होगा। आप चाहें तो 3500 में ले लें। यूं ना मुझे नुकसान होगा ना आपको बुरा लगेगा। ठीक कह रही हैं। 3500 आखिरी है ना? बस फिर यही तय रहा। लेकिन याद रखना भाई, अगर अगली बार फिर ऐसा किया ना तो मैं कहीं और से खरीद लूंगी। अरे बाजी, आपकी बात सर आंखों पर। आप ही हमारी सबसे अच्छी गाहक हैं। इकराम ये सब होते हुए देख रहा था। अरे वो रहे फरहान भाई। फरहान भैया, अरे सुनते हो फरहान भाई? आ जाओ भाई, आ जाओ। तो भैया, ये कितने का है?
अरे सिस्टर, ये 300 रुपए का है। भैया, ये आप किस तरह बात कर रहे हैं? आपको कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है? अबे, अपन इसी स्टाइल में बात करता है। अगर दिल मानता है तो चीज ले लो, वरना फूटो यहाँ से। लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन इकराम फिर भी बोले ही जा रहा था। इकराम आहिस्ता आहिस्ता अपना असली रूप दिखा रहा था। कुछ दिन बाद इकराम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम गाहकों से ठीक से बात नहीं करते? नहीं सर, आपको किसने कहा? मैं तो हर ग्राहक से बड़े प्यार और तहम्मुल से बात करता हूँ। इकराम, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन आप यहाँ काम नहीं कर सकते। इकराम को काम से निकाल दिया जाता है। इधर तो मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है। अजनबी शहर है। गाँव ही ठीक था, ना कोई फिक्र थी ना कोई टेंशन। काश मैं अब्बा की मान। अरे ओ हाजी, बाहर आओ, हमारे पैसे दे दो। तुमने कहा था चंद दिनों में पैसे लौटा दूंगा, लेकिन पूरे 2 महीने हो गए, अभी तक 1 रुपया भी वापस नहीं आया। बाहर आओ, हमारे पैसे लौटाओ। अरे चौधरी साहब, आपके पैसे मैंने चंद दिनों में लौटा दिए होते। मेरा बेटा इकराम का एक भी फोन नहीं आया, ना ही उसने कोई रुपया भेजा। मगर आप फिक्र ना करें, मैं 1-2 हफ्ते में आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। पैसे मैंने तुझे दिए थे हाजी, तेरे बेटे को नहीं। अगर वो कामचोर है और शहर जाकर कुछ भी कमा नहीं रहा तो उसमें मेरा क्या कसूर है? हाजी, मुझे अगले हफ्ते पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। अच्छा ठीक है चौधरी साहब, मैं अगले हफ्ते आपको पैसे दे दूंगा। अब्बा, गांव वालों ने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, वो तुम्हारे भाई के शहर जाने के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। बस गांव वाले वही पैसे लेने आए थे। अब्बा, आप फिक्र ना करें, मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। आपकी तबीयत खराब है, आप आराम करें। क्या मुझे घर जाना चाहिए? नहीं। अगर अब्बा मुझे देखकर और परेशान हो गए तो? नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा। अब और कोई चारा भी तो नहीं है। इकराम घर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। हाजी साहिब और साजिद इकराम को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब्बा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अब्बा। मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज मैं अपनी नजरों में खुद ही गिर गया हूँ। इकराम बेटा, क्या बात है? इस तरह मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आखिर हुआ क्या है बेटा? कुछ तो बोलो। अब्बा, सब कुछ बर्बाद हो गया। जो पैसे आपने जाते हुए मुझे दिए थे, मैं वो भी नहीं ला सका। कोई बात नहीं बेटा, पैसे ही तो हैं। क्या हुआ अगर कुछ पैसे जाया हो गए हैं तो? हमें तो तेरी फिक्र हो रही थी कि पता नहीं कैसा होगा। ना कोई फोन, ना कोई खत। चलो, अल्लाह का शुक्र है कि तुम सही सलामत घर लौट आए हो। वैसे भी अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। जाते हुए अपने दोनों बेटों को देख लूंगा। और एक और बात बेटा, सुबह का खोया हुआ शख्स अगर शाम को घर आ जाए तो उसे खोया हुआ नहीं कहते। देर से ही सही, मगर तुम दुरुस्त तो हो। अगले दिन इकराम बहुत मेहनत से खेती करता है। फसल तकरीबन तैयार ही थी, बस थोड़ी और मेहनत की जरूरत थी। इकराम दिल लगाकर काम करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। इकराम बहुत मेहनत कर रहा था और अब आखिरकार हाजी साहब चौधरी साहब को पैसे देने के लिए चले जाते हैं। अब इकराम भी एक मेहनती किसान बन चुका था। इस कहानी का सबक ये है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हमें मेहनत करनी चाहिए।